एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख लिया, बिना ब्रेक दिया, लाइक शेयर पर उठा टेक दिए। और भाई आज हम आए हैं मनाना के वार्ड नंबर 19 में, और हम बात करेंगे प्रवीण भाई तय, क्योंकि प्रवीण भाई वार्ड नंबर 19 से पंच पद के उम्मीदवार हैं। और प्रवीण भाई से हम उनके विचार सुनेंगे। प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई। एंडी छोरा गौतम चैनल वालों को, सभी दर्शकों को मेरी दोबारा से राम राम। एक बार सुनील भाई ने मेरे को पहले भी मौका दिया था और अब दोबारा से मौका दिया है, उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद करता हूं। ये बड़े साहसी और लीडर हैं जो हमारे गांव की राजनीति को देखते हुए, इलेक्शनों को देखते हुए हर किसी के पास जा जाकर न्यूज़ का कवरेज कर रहे हैं। मैं इनका बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इलेक्शन में हर किसी के पास जाना, किसी के पास जाना, गाँव की एक अलग से राजनीति होती है, हर किसी को डर रहता है, लेकिन ये बहुत ही लीडर और साहसी हैं। तो इसलिए भाई साहब आपको हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, एंडी छोरा गौतम चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। मैं 19 वार्ड से पंच का इलेक्शन लड़ रहा हूं भाई साहब, और मेरे वार्ड में मेरा सबने साथियों ने सबने सहयोग दे रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं कि भाई तू जैसे इच्छा, तेरे विचार हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो भाई ये प्रवीण भाई हैं, वार्ड नंबर 19 से पंच पद के उम्मीदवार हैं। तो अभी मैं इनसे दो चार बातें करेंगे और इनके विचार भी सुनेंगे। और प्रवीण भाई भी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और भाई एक सर्विसमैन आदमी भी रहे हैं। तो प्रवीण भाई से हम बात करते हैं। प्रवीण, आपका पंच मतलब इसमें पंचायत में राजनीति में आने का कब से विचार बना? ऐसा है, देखो गांव में जो काम होते हैं, हम भी एक गांव के देहात से जुड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सर्विस है, क्या सर्विस क्या होती है, एक प्राइवेट नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब तो मेरी है नहीं। लेकिन गांव में क्या होता है, वो उससे जैसे अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि भी मेरा राशन कार्ड नहीं बना, आज तक मेरे को राशन नहीं मिलता है कोटे से। तो ऐसी कुछ बातें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज करते हैं। जैसे पंच वार्ड में सर्वे चल रहा है तो हर एक अपने साथी को ये देखना चाहिए कि भाई ये इसके लायक है कि लायक नहीं है। ऐसे ही सर्वे करा देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे साथी छूट जाते हैं जो उसके लायक होते हैं। हमारे को उसकी तरफ पूर्णतः जांच करके ही ऐसा काम करना चाहिए। तो भाई प्रवीण भाई का कहना है कि जो भी जैसे गरीब आदमी है, जो उस राशन कार्ड का सच्चा हकदार है, उसको राशन नहीं मिल रहा टाइम से, और जो राशन का हकदार नहीं है उसको राशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखो ये मतलब मुद्दे, अब हम तो इस बात को नहीं कह सकते, लेकिन प्रवीण भाई के ये अपने विचार है, प्रवीण भाई कह रहे हैं। और प्रवीण भाई से ये भी पूछेंगे कि भाई पंचायत जो आपने पहले थी पंचायत, आपके नज़रिए से उन्होंने काम पूर्ण किए या नहीं किए, उनका काम करने का तरीका ठीक था या गलत था, कुछ कहना चाहेंगे? देखो काम तो उन्होंने भी बहुत किए हैं, मेरे को सारे गांव की गलियां भी पक्की हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एक काम ऐसे भी हैं। देखो समाज में ऐसा होता है, जैसे सरपंच किसी काम को ऑर्डर लिया है, एस्टिमेट लिया है, बनवाया है, क्या पता क्या कारण रहता है, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया वो अधूरा छूट गया, या तो पैसे की कमी के कारण छूट गया है, या एस्टिमेट जो बनाया था उसका जो खर्च होता है वो कम पड़ जाता है। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोजेक्ट है जो उसके पैसे लगने होते हैं, अपने जेई है, अपने एसडीओ साहब है, मैं तो ये कहता हूँ उनका संपर्क में जाकर के ही पूरा एस्टिमेट बनाओ, पूरा उनका पैसे का खर्च उठाओ, ताकि काम पेंडिंग ना रहे। चाहे पैसा बच जाए तो उसको आप सबमिट करा सकते हो, तो उसको अधूरा छोड़ने में और समय की बर्बादी, मटेरियल की बर्बादी है, तो ऐसा काम ना करें। तो भाई देखो प्रवीण भाई के कितने अच्छे विचार हैं कि जो भी कार्य करना है, जो पंचायत में ग्रांट आते हैं, अगर वो अपना अच्छी तरीके से उन कामों को सिरे से शुरू किया है तो उनको ख़त्म भी करना उनका पूर्ण कार्य बनता है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, जो भी पंचायत आए, और जब भी पंचायत आती है वो अपनी अलग सोच और अलग नीतियाँ ही लेके आती है, ठीक है। तो प्रवीण भाई आपके गांव में कौन कौन से काम अधूरे पड़े हैं जिससे आप मतलब जनता को ये बताने या आने वाली पंचायत को बताना चाहते हो, भाई उन अधूरे कामों की तरफ उनका ध्यान खींचना चाहते हो कि भाई हमें पंचायत में क्या क्या काम करने चाहिए? बिल्कुल ऐसे काम है जी, जैसे मेरे गांव के स्कूल है, स्कूल नहीं है, लड़कों का ग्राउंड है जिसमें कुछ एक दो कमरे बने हुए हैं, लेकिन बाउंड्री बनी है, उनकी छत नहीं अभी तक आई है। वो किस कारण से रुकी है? कोई सटे ले रखा है, जैसे भाई कोई भी मटेरियल की कमी से है, या उसका जो एस्टिमेट था वो उससे बाहर चला गया है। ऐसे कई मैटर हैं जिसको हम
किसी भी तथ्य के साथ सुधार सकते हैं या पेंडिंग पड़ा है। कोई भी काम अगर आप अपने हाथों में लेते हो, मैं तो ये कहता हूँ उसको पूरा कराओ, जैसे तैसे भी करके उसको अधूरा मत छोड़ो। बाकी मेरी पंचायत भी ऐसी बात नहीं है बुरी है, मेरी पंचायत पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है, और मैं कामना करता हूँ कि आगे भी अच्छी ही बने। जी, तो भाई अपने वार्ड के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे वार्ड के जो चाचा ताऊ दादा बहनें भाभी जो भी हैं, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। बेटा हम आपको सर्वसम्मति से बनाएंगे और तुम्हारे जैसे विचार उन्हीं विचारों के साथ आगे काम भी करना। तो भाई देखो, प्रवीण भाई का कहना है कि मेरे वार्ड में 19 में सभी की सर्वसम्मति बन रही है और सभी मेरे को सर्वसम्मति से पंच पद का भार सौंपना चाह रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि पंच पद अगर सहमति से ही मिल जाता है तो सरकार की तरफ से उसको 50,000 रुपये वार्ड के नाम के दिए जाते हैं। वो बंदा वार्ड में ही लगाएगा। ये वार्ड वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर वो सर्वसम्मति से इनको अपना उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, अपना मतलब पंच घोषित कर देते हैं, तो भाई 50,000 रुपये आप लोगों के काम में ही आएंगे, वो आप लोगों को ही मिलेंगे, आप लोगों के ही वार्ड में उनका काम होगा। और कुछ कहना चाहेंगे प्रवीण भाई? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे गांव के मेरे वार्ड के जैसे हर किसी को सर्वसम्मति से, जैसे अगर ऐसा कुछ प्रोसीजर प्रावधान अगर मेरे गांव के सरपंच चुनाव में भी हो जाए तो यहाँ भी राम राज्य हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, एक दूसरे की कदर हो जाएगी। मैं तो यही कामना करता हूँ कि जैसे एक बार किसी एक पन्ने से बना देते हैं, कभी दूसरे पन्ने से बना देते हैं, हर किसी को अलग अलग चांस देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत कुछ सुधर जाएगा, खर्चा बच जाएगा। जो इलेक्शनों में लोग खर्चा करते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, आपस में प्रेम बना रहेगा। मेरी बस यही प्रार्थना है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये बोल दिया, बड़ा अच्छा बोला, लेकिन आप ये बताइए कि इसमें आपने थोड़ा मेरे हिसाब से कुछ कमी छोड़ दी। वो कमी ये रही कि आप किसी भी अनपढ़ आदमी को तो सर्वसम्मति से चयन नहीं कर सकते, उसमें बंदे का शिक्षित होना भी अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ये सही है, शिक्षित होना भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षित आदमी ही हर एक चीज़ को समझ पाएगा, अपने विचार को बोल पाएगा, काम की तरफ अग्रसर हो पाएगा। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो फिर वो ना तो किसी डॉक्यूमेंट को समझ पाते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, फिर वो रिकवरी में कभी किसी चीज़ में कभी किसी मामले में फंसे रहते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होता है, कम से कम हिंदी तो पढ़ा जरूर हो, 5वीं 8वीं 10वीं इतना तो पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। वो अपने अधिकारों को भी समझ सकेगा, जो गांव के विकास के कागज बनते हैं उनको भी समझ पाएगा, अपने हर तरीके से वो मजबूत हो जाएगा। जी, तो भाई देखो, एनडी छोरा गौतम न्यूज चैनल की तरफ से हम भी कहना चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार आप लोग चुनते हो, जिसको भी खड़ा करते हो, उसका पढ़ा लिखा अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही आपके हितों को अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है, बाकी प्रवीण भाई के साथ ये जो आज इंटरव्यू हमने लिया है इनका, ये आज यहीं समाप्त करते हुए बाकी बातें अगले एपिसोड में, तो बने रहिए एनडी छोरा गौतम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।